Good morning, students. In this lecture, we will study about solid waste management. Now, in this particular lecture, we will study about the definition of solid waste, types of solid waste, the important terms related to solid waste, and what are the characteristics of solid waste. So, first, let us define solid waste. What is solid waste? It is any waste material which is discarded as useless or unwanted. सी वेस्ट क्या होता है? वेस्ट कोई भी वो चीज़ है जो यूज़लेस है, डिस्कार्डेड है, कोई काम की नहीं है, वो वेस्ट कहलाती है. अब यदि वो वेस्ट सॉलिड होता है तो हम उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं. तो अ वेस्ट मटेरियल is any material which is discarded as useless or unwanted and is of no further use to the owner, producer or processor. तो जो व्यक्ति उसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके वो काम का नहीं है, उसे हम वेस्ट कहते हैं. और यदि ये वेस्ट सॉलिड होता है तो हम इसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं. अब सॉलिड वेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं. तो यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. और यदि आपका क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट तो भी उसमें यही आंसर आएगा. तो टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, देन यू हैव बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट, demolition and construction waste, hazardous waste, e-waste and miscellaneous waste. So if you get a question on types of solid waste, your answer will be this. If you get a question on classify solid waste, तब भी आपका आंसर यही आएगा. अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हैं ये क्या क्या हैं. व्हाट इज़ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज़ बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट एंड सो ऑन. तो इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट. नाउ व्हाट इज़ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? सी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट है जो म्युनिसिपैलिटी एरिया से प्रोड्यूस होता है. जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, जो हमारे घर से प्रोड्यूस होता है, वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है. जो हॉर्टिकल्चर से प्रोड्यूस होता है, जैसे आपके गार्डनिंग वगैरह में प्रोड्यूस होता है, वो सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है. सड़क पे जो झाड़ू लगती है, स्ट्रीट स्वीपिंग्स है, वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है. जो कमर्शियल वेस्ट है, जो होटल से निकलता है, जो शॉप्स से निकलता है, जो कॉम्प्लेक्सेस से निकलता है, वो सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है. और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से निकलता है, मे बी डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन सब से जो निकलता है वो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है. तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. तो ये स्ट्रीट स्वीपिंग्स हैं. इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी ये सब स्ट्रीट स्वीपिंग्स है, ये भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं. तो एक जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का वो ये है कि करीब 38.1% पेपर और पेपर बोर्ड होता है, 13.4% यार्ड वेस्ट होता है, थोड़ा 7.7 मेटल्स होता है, 9.4 प्लास्टिक होता है, 10.4 फूड वेस्ट होता है, 5.9 ग्लास होता है और 5.2 वुड होता है. तो दिस इज़ एक्चुअली द रफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है. बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि जो हॉस्पिटल से मिलता है, हमें डिस्पेंसरीज से मिलता है, रिसर्च लेबॉरेटरीज से मिलता है, डायग्नोस्टिक सेंटर से मिलता है, वो सब बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट है. तो बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं. आपको उसमें क्या होगा, डिस्कार्डेड मेडिसिन के रैपर्स हैं, सिरेंजर्स हैं, नीडल्स हैं, एनाटमिकल वेस्ट हैं, प्लास्टर्स हैं, दवाइयों की सिरेंजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सब बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है. अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कंटेजियस भी हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग भी हो सकता है. उसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में जैसे स्लैग्स, यू कैन सी द डायग्राम्स हियर, स्लैग्स एंड स्लजेस फ्रॉम वेरियस ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से अलग अलग चीज़ें हैं, कोल ऐश है, पेंट्स है, वेस्ट फ्रॉम टैनरीज है, वेस्ट फ्रॉम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ है, मेटल स्क्रैप्स है, वेस्ट फ्रॉम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, ये टायर्स हैं, स्क्रूज़ हैं, वेस्ट गाड़ियाँ हैं, ये सब पाइप्स वगैरह हैं. ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं. फिर आ जाते हैं हम एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट पे. तो एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट में जो एग्रीकल्चर के कारण प्रोड्यूस होती हैं वो एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट है. तो जब फसल कटती है तो उसके बाद कितना सारा ट्विग्स और
प्लांट कटिंग्स, इवन आप छोटा सा गार्डन लगाते हैं तो जब वेदर चेंज होता है, आप प्लांट्स चेंज करते हैं, तो यू सी कि वहाँ पे कितना सारा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सारे डायग्राम्स हैं दे विल शो जितने भी एग्रीकल्चरल लेफ्ट आउट होते हैं, हस्क होता है, प्लांट्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो टन्स एंड टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड ऑल्सो। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। यदि कहीं डिमोलिशन होता है, कोई बिल्डिंग गिराई जाती है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तो भी बहुत तरह का सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसका जो जनरल कॉम्पोजिशन है, जैसे 65% के आसपास कंक्रीट है, ब्रिक्स और टाइल्स भी होते हैं, वुड भी होता है, मेटल्स भी होता है, और भी दूसरी तरह की चीज़ें होती है, प्लास्टिक्स होते हैं, पाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शनल या डिमोलिशन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हैज़ार्डियस वेस्ट। जो वेस्ट बहुत हार्मफुल होते हैं, हैज़ार्डियस होते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हैज़ार्डियस वेस्ट। तो हैज़ार्डियस वेस्ट में क्या क्या आता है? टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो हैज़ार्डियस वेस्ट है। फ्लेमेबल हैं, जो आसानी से जल जाते हैं, वो हैज़ार्डियस वेस्ट है। जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हैज़ार्डियस वेस्ट है। एक्सप्लोजिव्स हैं वो हैज़ार्डियस वेस्ट है। करोसिव सब्सटेंसेस हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, दे आर ऑल हैज़ार्डियस वेस्ट। तो इनके लिए ये अलग अलग साइंस होते हैं। जैसे फ्लेमेबल है तो उस पर इस तरह का सिंबल बना होता है, पॉइजन है तो इस तरह का सिंबल बना होता है, एक्सप्लोजिव है तो इस तरह का बना होता है, और करोसिव है तो इस तरह का सिंबल बना होता है। तो यदि इस तरह के इस कैटेगरी के वेस्ट्स हैं तो उनमें अलग अलग कैटेगरी के सिंबल्स बने होते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कॉमन वेस्ट है, दैट इज़ ई वेस्ट। आप लोग ई वेस्ट दो तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल वेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ड्रायर्स हैं, फ़ैन्स हैं, क्लीनर्स हैं, कॉफ़ी मशीन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और जो आपके डीवीडी हैं, वीसीआर हैं, सीडी प्लेयर्स हैं, आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, आपके मोबाइल के पार्ट्स हैं, आपके टेलीविजन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है। तो ये दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दोनों मिलके दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। तो ई वेस्ट भी एक तरीके का सॉलिड वेस्ट है। So these are the different types of solid waste which they have been categorized as what we have studied. Now there are some important terms which you need to know before we study this chapter. तो important terms में garbage क्या होता है? Garbage basically जो decomposable part होता है solid waste का, solid waste का वो part जो decompose हो जाता है उसे garbage कहते हैं। तो garbage में क्या होगा? garbage में organic waste जो कि restaurants, kitchens, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं और जो डीकम्पोज हो जाते हैं, उसे गार्बेज कहा जाता है। एशेस क्या होता है? जो जलने के बाद रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है, उसे एशेस कहते हैं, राख जैसे कहते हैं। रबिश क्या होता है? रबिश वो पार्ट है सॉलिड वेस्ट का जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होता है। तो लाइक ग्लास है, ग्लास डीकम्पोज नहीं होगा। फर्नीचर है, जो जैसे ज़रूरी नहीं है कि फ़र्नीचर लकड़ी का ही हो, जो मेटल का फर्नीचर है, ग्लास का फर्नीचर है, दूसरे तरह का फर्नीचर है, वो डीकम्पोज नहीं होता है। कार्डबोर्ड्स हैं, ब्रोकन क्रॉकरी है, पेपर है, ये सब कार्डबोर्ड और पेपर डीकम्पोज होता है बट बहुत आसानी से डीकम्पोज नहीं होता। तो ये जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रबिश। फिर लास्ट जो टर्म है दैट इज़ थ्रैश। थ्रैश क्या होता है? इट इज़ द कंबस्टेबल पोर्शन ऑफ रबिश। अब इस रबिश का वो पार्ट जिसे हम जला सकते हैं, जैसे कि आप कार्डबोर्ड जला सकते हैं, आप पेपर जला सकते हैं, आप फर्नीचर जला सकते हैं, लेकिन आप ग्लास नहीं जला सकते। तो जो ये वाला पार्ट है जो जल जाता है, उसे हम थ्रैश कहते हैं। अब कुछ डेटा है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए जब हम सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे हैं तो किस तरह का लेटर है, जैसे और वो कितने टाइम में डीजनरेट होता है। जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट पील्स हैं, लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ्स है, ये 1 से 2 हफ्ते में डीकम्पोज हो जाते हैं। पेपर 10 to 30 डेज़ में होता है। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने में होता है। वुड 10 to 15 ईयर्स में होता है। हमने कहा था ना कि वुड
आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, तो उसमें इतना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। वुलन आइटम्स को 1 साल लगता है, मेटल आइटम्स तो डिकम्पोज होते ही नहीं है, 100 to 500 ईयर्स लिखा हुआ है। प्लास्टिक बैग्स को हज़ारों साल लगते हैं, ग्लास बॉटल्स का भी पता नहीं वो कितना टाइम में डिकम्पोज होती हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली जनरल स्टेटिस्टिक्स। फिर प्रेजेंट स्टेटस वेस्ट इंडिया में क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 100,000 मिलियन टन्स पर डे ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ प्रोड्यूस। पर कैपिटा वेस्ट कितना है कि ऑलमोस्ट आधा किलो से 1 किलो वेस्ट हम रोज़ जनरेट करते हैं। ये वेस्ट जो है ये आपकी इनकम कैपेसिटी, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वेस्ट कलेक्शन क्या है कि स्मॉलर टाउन्स में, बड़ी सिटीज़ में तो 70 to 90% है, सारा वेस्ट कलेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन छोटी सिटीज़ में 50 to 60% है। लोकल अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड नहीं करती हैं, लेस देन 5% बजट स्पेंड करती हैं ऑन कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जनरली जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या होता है कि शहर से दूर ट्रेंचिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये कुछ तेरी के प्रोजेक्शंस हैं वेस्ट जनरेशन इन इंडिया कि आज की आप ये देखिए कि 2047 तक कितना 300 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट पर ईयर विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज़ नॉट दीज आर एक्चुअली, सी आई टोल्ड यू कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ के बेसिस पर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो क्लास 1 और क्लास 2 सिटीज़ में कितना कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब चीज़ें इस स्लाइड में दी हुई हैं। सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इससे एक चीज़ और जो क्लियर होती है वो ये होती है कि मोड ऑफ कलेक्शन, जैसे मैनुअली जो क्लास 1 सिटीज़ हैं उसमें 50% होता है, क्लास 2 में 78% है, और ट्रक्स वगैरह से जो बड़े सिटीज़ हैं उसमें 49% है, छोटी सिटीज़ में कम है। डिस्पोज़ल ज़्यादातर चाहे बड़ा सिटी हो चाहे छोटा, दोनों में ही ओपन डंपिंग से होता है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाके वेस्ट को डाल दिया जाता है। तो ये सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये भी कुछ डेटा है वेस्ट से रिलेटेड जो कि दिया हुआ है, ये दिस केम इन टाइम्स ऑफ इंडिया। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट ऑलमोस्ट इंडिया जनरेट्स 400,000 टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवरी ईयर। दिस वाज इन 2015, तो अब तो और ज़्यादा होगा। 1.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, 1.7 मिलियन टन्स ऑफ मेडिकल वेस्ट, 48 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। सो नाउ you can well imagine how much waste is produced every year. Now, what if we do not manage waste? यदि हम इस वेस्ट को मैनेज नहीं करते हैं, हम चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो क्या होगा? ये हालत होगी। अब आप देखिए सारे में पेस्ट्स होंगे, बीमारियां होंगी, बदबू होंगी, जो एनिमल्स हैं उस पर फीड करेंगे, पॉल्यूशन होगा, और अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम बैडली अफेक्ट होगा। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें जो भी वेस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स, फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। जैसे डेंसिटी इज़ अ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। यदि किसी की डेंसिटी कम है, हल्का है, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, तो हमें वो सब देखना पड़ेगा। तो जनरली जो वॉल्यूम है उसको 75% रिड्यूस कर दिया जाता है, और कॉम्पैक्शन से हम उसको 4 गुना, जैसे यदि किसी की इनिशियल डेंसिटी 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो उसको 400 तक इसको कम किया जा सकता है। फिर डेंसिटी में जो चेंजेस हैं उससे क्या होता है कि उससे वेस्ट को कैरी, जो डेंसर वेस्ट है उसको कैरी करना, किस तरह से डिस्पोज ऑफ होता है, ये सब चीज़ें डिसाइड करने में डेंसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So density is a very important parameter for the design of sanitary landfill, for the storage of waste, for the collection of waste and for the transport of waste. तो लैंडफिल में क्या है, लैंडफिल में यदि वेस्ट जाता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए कॉम्पैक्शन किया जाता है।
और जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो जो सॉलिड वेस्ट है वो हैवी होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर यदि आप सॉलिड वेस्ट को यदि आप जला रहे हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो आपको बहुत सारी इंसिनरेशन के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉलिड वेस्ट में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सॉलिड वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, वो जल के कितनी एनर्जी देगा, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो सॉलिड वेस्ट है उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। सो व्हेन यू नो व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू देन इन दैट केस यू कैन डिज़ाइन कि आप उस वेस्ट से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। देन वी कम टू द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वो भी हमें हेल्प करता है जब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो वो हमें प्रोसेसिंग और रिकवरी के ऑप्शंस को स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे कि यदि कंबस्टेबल कंपोनेंट है, नॉन कंबस्टेबल है, तो अल्टीमेटली उस सॉलिड वेस्ट का करना क्या है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ ना करें, लेकिन हम उस सॉलिड वेस्ट से रिकवर करें, उसको रीयूज़ करें, उसे रीसाइकिल करें, वेस्ट से वेल्थ जनरेट करें। तो वेल्थ कब जनरेट कर सकते हैं, जब हमें उसके फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक लिपिड्स है। तो लिपिड्स का मतलब होता है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसमें कितना फैट, ऑयल और ग्रीस है। तो लिपिड्स की हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यदि आपके किसी सॉलिड वेस्ट में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी, इसका मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और वो एनर्जी रिकवरी में हमें हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन दे हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसलिए बायोडिग्रेडेशन कंपैरेटिवली धीरे होता है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कार्बोहाइड्रेट कितना है, यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है किसी सॉलिड वेस्ट के अंदर तो वो डिग्रेड होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन देता है। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसमें फ्लाइज, रैट्स, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो जब हम ऐसे सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यदि किसी सॉलिड वेस्ट में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है तो प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होने से वो प्यूट्रीफाई होगा और प्यूट्रीफाई होके वो H2S और ये सब चीज़ें बनाएगा, तो उसके डीकॉम्पोजिशन से अमीन्स प्रोड्यूस होगा जिससे अनप्लेजेंट ओडर क्रिएट होगा। तो ये सब चीज़ें हमें उस सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है। यदि कोई सॉलिड वेस्ट ऐसा है जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हैं तो उसमें बहुत सारा सेल्यूलोज है, लिग्नेंस है, तो फिर दे विल बी रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन। तो इट हैज़ बीन फाउंड कि जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, फूड हैं, यार्ड वेस्ट है, तो उनमें करीब 100, पेपर में 100% सेल्यूलोज होता है, कॉटन में 95% सेल्यूलोज होता है। तो ये सब चीज़ें हाईली कंबस्टेबल होती हैं और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये डीकम्पोज आसानी से नहीं होते। इसी तरह यदि वेस्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं। तो प्लास्टिक्स है, जैसे प्लास्टिक की हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फिर यदि हमें पता है कि इसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर प्लास्टिक्स हैं, तो हम उस वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। So this is all for this lecture. So in this we have studied about the different types of solid waste. We have studied about the physical and chemical characteristics of solid waste, and we have classified solid waste. In the next lecture we are going to study about the treatment of solid waste. So thank you students. Thank you very much.